कितने लोगों ने YouTube से देख के कवर कर लिया क्लास को? वो हाथ उठाएं। कितने लोग अभी YouTube से देख के कवर नहीं किए हैं क्लास को? आप लोग कवर करिए। जो नए बच्चे हैं वो भी कवर करें। कल क्लास चलवाने वाला था लेकिन कोई एक्सपर्ट नहीं थे क्लास लेने के लिए, तो मैंने कहा YouTube से ही देख लीजिए। आज चलवा दूं? क्यों, आज चलवा दिया जाए। चलिए, आज थियरी वाली क्लास हम आगे कंटिन्यू करा दे रहे हैं, लेकिन जो YouTube से एक बार क्लास देख चुका होगा वही बैठेगा उस क्लास में। 12:30 बजे हम क्लास कंटिन्यू करा दे रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट को बोल दीजिएगा थियरी आगे का बेसिक से स्टार्टिंग से रेखा कोण से समझाने के लिए 12:30 से वो एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। 2-4 दिन चलवा देते हैं, आधे आधे घंटे क्लास की, जो थियरी आप लोग का छूटा है वो कवर हो जाए। लेकिन यूट्यूब पे देखिए क्लास, अनिवार्य रूप से देखिए, इसलिए मैं लाइव रखा है मैंने पूरी क्लास। 2 नवंबर से ये बैच चल रहा है ना। ज्योमेट्री कब से स्टार्ट हुई है? 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ है ना, तो काफी सारे लेक्चर छूटे हुए हैं, तो उसको कवर वहीं से करना पड़ेगा। बाकी एक्स्ट्रा क्लास में लगवा रहा हूं। तो आज जो है हम लोग का थियरम वो है मिड पॉइंट थियरम, मध्य बिंदु प्रमेय। अगला पॉइंट हमारा मध्य बिंदु है ना, देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु प्रमेय। मिड पॉइंट थियरम। देखिए होता क्या है, ये किसी त्रिभुज में, जैसे ये त्रिभुज है आपका ABC, किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लीजिए। जैसे AB का मध्य बिंदु मान लिया D हो गया और AC का मध्य बिंदु हो गया E। किन्हीं 2 भुजाओं का मध्य बिंदु लीजिए। इन 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और इसकी आधी होती है। ये DE पैरेलल टू BC हो जाएगा और DE इज हाफ ऑफ BC हो जाएगा। यही मध्य बिंदु प्रमेय है। आ गया समझ में? ये मिड पॉइंट थियरम है आपका। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट फिर से देख लीजिए। कोई भी एक ट्रायंगल है, किसी भी टाइप का है, वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, चाहे समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, कैसा भी ट्रायंगल हो, तो अपना आई कार्ड निकाल लीजिए आप लोग, शीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और ये आखिरी दिन शीट बट रही है, अब शीट नहीं बटेगी। अब शीट केवल न्यू स्टूडेंट को बटेगी, जो नए बच्चे होंगे। अब ओल्ड स्टूडेंट जो कई दिन बाद भी आएगा उसको शीट नहीं बटेगी। लगातार कई दिन से शीट बंटवा रहा हूं मैं। चलिए शीट बांट दीजिए, और दोबारा कोई नहीं लेगा क्योंकि एक्सेल पे शीट तैयार हो रही है। नाम अगर दोबारा आ गया तो नाम कट जाएगा, याद रखिएगा, इसलिए दोबारा कोई नहीं लेगा। चलिए सुनिए ध्यान से। शीट यहां ऑफिस से अब नहीं प्राप्त होगी, कहीं अब कोचिंग में शीट मिलेगी ही नहीं। टेलीग्राम पे शीट पड़ी हुई है, वहां से जाकर क्या करिए, आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए। अब अगर किसी को नहीं मिलता है तो कोई भी चार्ज देकर, फोटोकॉपी चार्ज या किसी तरह से यहां से शीट उपलब्ध नहीं हो पाएगी, अब टेलीग्राम पे ही उपलब्ध रहेगी। देखिएगा, तो स्टेटमेंट समझ में आ गया। कोई भी चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, किन्हीं 2 भुजाओं का मध्य बिंदु लीजिए और मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, पैरेलल होगी, और उसकी हाफ होगी, आधी होगी। ये आपका मध्य बिंदु प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो देखिए D और E क्रमशः AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो DE मिला दिया आपने, D एक रेखा हो गई, तो D इसकी आधी होगी और इसके समांतर होगी। ये स्टेटमेंट है। एक इसकी प्रॉपर्टी और होती है। अब देखिएगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए। ध्यान से देखिएगा, तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु मिला दीजिए। साफ दिखाई दे रहा है, ये रेखा इसके पैरेलल, ये रेखा इसके पैरेलल, ये रेखा इसके पैरेलल, और इसकी हाफ भी होगी। तो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो 4 त्रिभुजों का निर्माण होता है, और ये चारों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। चारों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ध्यान दीजिए, बराबर नहीं कह सकते। बराबर तो क्षेत्रफल में भी बराबर हो सकता है, आया समझ में? लेकिन जो चीज क्षेत्रफल में बराबर होती है, क्या वो जरूरी है कि सर्वांग सम होगी? बताइए। एक वृत्त का और एक त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बराबर हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? एक वृत्त का और एक आयत का भी क्षेत्रफल बराबर हो सकता है, तो क्या वो दोनों सर्वांग सम है? नहीं, बराबर नहीं बोलेंगे। ये टेक्निकली क्या है, ज्योमेट्री में गलत है। यहां पर इन चारों को हम क्या बोलेंगे? सर्वांग सम। सर्वांग सम की इंग्लिश क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट।
चारों ट्रायंगल आपके जो बनेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमारा अगला पॉइंट है इसी में, कि किसी भी इसमें बहुत सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में। पॉइंट एकदम क्लियर रखिएगा। किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 सर्वांगसम त्रिभुजों की रचना होती है। 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। 4 सर्वांगसम त्रिभुजों की रचना होती है। तो देखिए, अगर ये सर्वांगसम है तो अपने आप एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ट्रायंगल चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एरिया अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इक्वल नहीं कह सकते, 4 इक्वल ट्रायंगल नहीं बनते, ये टेक्निकली भाषा गलत है ज्योमेट्री में। 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। अब बराबर त्रिभुज बनते हैं तो इसका क्या मतलब, त्रिभुज बराबर होंगे तो क्या वो सर्वांगसम भी हो जाएंगे? बराबर का मतलब सर्वांगसम नहीं होता, बराबर अस्पष्ट भाषा है। बराबर का मतलब हो सकता हो क्षेत्रफल में बराबर हो जाए। समझ रहे हैं बात को? और कोई चीज क्षेत्रफल में बराबर है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम भी होगी। हाँ, लेकिन अगर सर्वांगसम है तो वो क्षेत्रफल में भी क्या होगी, बराबर होगी। सर्वांगसम का मतलब होता है सब कुछ सम, सब कुछ बराबर। यस, क्लियर है ना? बताइए बच्चों, इस पॉइंट में कोई डाउट? आपका जो थियरी वाला शीट मिला है उसमें देखा होगा मैंने भुजाओं को उठाया है न्यूमेरिकल वैल्यू देकर, उठाया है ना। देखिए, मान लिया ये भुजा हो गई हमारी 4, ये भुजा हो गई 6 और ये भुजा हो गई 8। ठीक, तो ये 2-2 में बटेगा, ये 3-3 में बटेगा, ये 4-4 में बटेगा। तो ये जो भुजा होगी इसकी क्या 6 की आधी यानी कि 3 होगी। ये जो भुजा होगी इस 8 की आधी यानी कि 4 होगी। और ये जो भुजा होगी इस 4 की आधी यानी कि 2 होगी। अब देख लीजिए, क्या इन चारों त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर दिख रही हैं? इन चारों त्रिभुजों की भुजाएं बस केवल और केवल क्या है, 4-3-2, 4-3-2 है कि नहीं? केवल 4-3-2 है, सबकी 4-3-2 है। तो क्या ये चारों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे ट्रिपल एस से? ट्रिपल एस से सर्वांगसम हो रहा है कि नहीं? तो चारों ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। भाई मध्य बिंदु का प्रमेय का एप्लीकेशन यूज कर लिया हमने कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाले के समांतर उसकी आधी होती है। तो ये भुजा क्या होगी, 4 की आधी 2। ये भुजा क्या होगी, 8 की आधी 4। ये भुजा क्या होगी, 6 की आधी 3 होगी। तो अब ये चूंकि 2-2 में बटा है, ये 3-3 में बटेगा, ये 4-4 में बटेगा। आंख खोल के देख लीजिए, क्या चारों की भुजाएं बराबर हैं? चारों त्रिभुजों की है कि नहीं है? तो भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दीज 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। साफ साफ दिखाई दे रहा है, आ रहा है समझ में बच्चों? क्लियर है कि नहीं ये चीज? तो ये हमारा था मध्य बिंदु प्रमेय और ये उसका एक प्रयोग था। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। आइए एक बार थियरी अपने मन से पढ़ लीजिए आप लोग, थियरी एक बार मन से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? लाइए हम क्रम से पढ़ दें इसको, क्या क्या लिखा हुआ है सभी बच्चे देखिएगा। हेडिंग देंगे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या क्या बोले गए हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति चतुर्भुज कहलाएगी। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, भाषा थोड़ी सी अशुद्ध है, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज की रचना होती है और चतुर्भुज के अंतःकोणों के अर्धक को मिलाने पर चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण होता है। ये आपके 4 पॉइंट हैं चतुर्भुज में। चारों को मैं फिगर के माध्यम से समझा दे रहा हूं। देखिए, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज हो गई। ध्यान से देखिएगा, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या है, चतुर्भुज है। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है आपका, ये भी चतुर्भुज है। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान दे। अब बोला गया इनके आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। हर एक बच्चा ध्यान दे, आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 360। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण जोड़ देंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। सही है। बाह्य कोणों की बात करें तो ये कोण बाह्य कोण है, ये कोण बाह्य कोण है, नाम है ए बी सी डी।
ये बाह्य कोण है और इसका ये बाह्य कोण हो गया। ये सब क्या है? बाह्य कोण है। दिखाई दे रहा है? अल्फा, बीटा, गामा और यहां ले लीजिए डेल्टा। सही है? ये सब इसके बाह्य कोण है और बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। बहुभुज में चाहे जितनी भुजाएं हैं, इसको बहुभुज भी कहेंगे, पॉलीगन, पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, 4 भुजाओं वाला ये एक बहुभुज है, पॉलीगन भी बोलते हैं। पॉलीगन में पढ़ाऊंगा मैं इस चीज को, पॉलीगन में पढ़ाऊंगा। तो पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 360 होता है, चाहे जितनी भुजाएं हों। इसमें 50, 60, 70 भुजाएं हो जाएं, लेकिन बाह्य कोणों का योग लेंगे तो हमेशा 360 ही होता है। ये चर्चा होगी आगे, पॉलीगन मेंसुरेशन के बाद पढ़ाया जाता है तो उसमें चर्चा होगी। ये भी बेटा आपका एक क्या है? चतुर्भुज है। ये भी चतुर्भुज है और इस तरह से ये आकृति बना है तो ये भी क्या है? चतुर्भुज है। इसके बाह्य कोण ये सब है, इसके बाह्य कोण क्या है? ये सब है। इन सब का योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा। आया समझ में? और एक आंतरिक कोण यहां पर निगेटिव में आएगा, इसकी चर्चा हम पॉलीगन में करेंगे। यहां आंतरिक कोण क्या आएगा? बाह्य कोण क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। ठीक है, बाकी ये 3 बाह्य कोण रहेंगे ही। तो बाह्य कोणों को भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? 360 डिग्री होगा। समझिएगा, हमेशा 360 डिग्री बाह्य कोण को जोड़ने पर होता है। अगर कोई भी बहुभुज है, ध्यान से देखिए, तो वो आपका क्या होगा? उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा 360 डिग्री आता है। ठीक है, 3 से अधिक भुजाएं हैं तो सब बहुभुज कहलाएंगे, सब के सब क्या कहलाएंगे? बहुभुज कहलाएंगे, पॉलीगन कहलाएंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? तो खैर चलिए, पॉलीगन की चर्चा बाद में, अभी हम क्वाड्रिलेटरल की चर्चा करें। क्वाड्रिलेटरल मतलब बताइए? जिसकी 4 साइड्स हों। ठीक है, 4 साइड से बाउंडेड आपका फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। आंतरिक कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम आपका 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री। बाह्य कोण ऐसे बनेगा। इन रेखाओं को आगे बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद मैंने बोला है कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज की रचना होती है। 4 भुजाएं दिखाई दे रही, 1, 2, 3, 4। इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, इसका ये मिड पॉइंट ले लीजिए, इसका ये मिड पॉइंट ले लीजिए, इसका ये मिड पॉइंट ले लीजिए, मिला दीजिए। क्या है ये? एक पैरेललोग्राम। PQRS क्या है कि यहां पर एक पैरेललोग्राम है। आ गया समझ में? PQRS क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। हर एक बच्चा देखेगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अभी अभी मध्य बिंदु प्रमेय पढ़े हैं ना आप लोग? पढ़े हैं मध्य बिंदु प्रमेय? इसको यहां से मिला दीजिए। अगर आप इसको यहां से मिला देंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा। अब आप देखिएगा, इस त्रिभुज में नाम रख दें इसका ABCD। ABD की अगर बात की जाए तो P और S इनकी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर और आधी होगी। श्योर है? मतलब ये इसके पैरेलल हुआ। उसी तरह से आप BCD में आएंगे तो BCD में आपको दिखाई दे रहा है कि ये QR पैरेलल टू क्या हो जाएगा? BD। क्यों? क्योंकि R और Q क्रमशः CD और CB भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अभी अभी सीखा है आपने। तो ये QR भी BD के पैरेलल होगा, QR भी BD के पैरेलल, और PS भी क्या है? BD के पैरेलल। ये दोनों BD के पैरेलल है, ये दोनों BD के पैरेलल है। तो ये आपस में पैरेलल नहीं हो गए? बताइए, क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझ में? हम आपके पैरेलल, पीछे वाला बच्चा भी आपके पैरेलल, तो ये मैं और ये बच्चा आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगे? समझे हैं बात को? आप बताइए, क्लियर है सबको? तो इस तरह से ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद आ जाइए, ये उठा लीजिए। ये आपकी रेखा इसके बराबर नहीं है, ये रेखा इसके बराबर नहीं है। इस रेखा को विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। ठीक, ये इसके बराबर नहीं है। ठीक, अब क्या होगा? सेम वही चीज, ये PQ AC के पैरेलल और RS भी AC के पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं कि PQ पैरेलल टू RS।
पी क्यू पैरेलल टू आर एस, क्यू आर पैरेलल टू पी एस। ध्यान से देखिएगा, क्यू आर पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पी एस। तो अपने आप आमने सामने वाली भुजाएं समांतर दिखाई दे रही हैं। चूंकि भुजाएं आमने सामने वाली ही बराबर होंगी, अगल बगल वाली भुजाएं बराबर नहीं होंगी। एडजेसेंट साइड जो है, जुड़ी हुई भुजाएं, वो आपस में बराबर नहीं होंगी, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग है। विकर्ण इसके क्या है, बराबर बराबर है। तो विकर्ण से ही कंपेयर किए हम, तो ये इसका आधा, ये इसका आधा, ये इसका आधा, ये इसका आधा, तो निश्चित रूप से ये लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर नहीं होगी। मान लिया ये 10 है तो ये 8 है, तो ये आपका 5 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा और ये 4 होगा। तो भुजाएं आमने सामने वाली बराबर हैं, एडजेसेंट साइड यानी कि जुड़ी हुई भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया। आ गया समझ में, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम समझे नहीं है, वो आगे नंबर आएगा उसका, तो जब हम पैरेललोग्राम बताएंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज होती है। तो समांतर चतुर्भुज क्या है, कितने लोगों को नहीं पता, हाथ उठाइए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, किसको किसको पता है, हाथ उठाइए। पता है आप लोगों को, चलिए मैं पूछ लूं, आप ही बता दीजिए। आप, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल हो, बस। वर्ग में भी तो पैरेलल होता है, आयत में भी तो पैरेलल होता है, समचतुर्भुज में भी तो पैरेलल होता है। केवल एक प्रॉपर्टी से आप पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे उसको, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टी बताइए। 4 साइडेड तो वो रहेगा ही, क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, 4 साइडेड तो रहेगा ही, ठीक है। 4 साइडेड तो वर्ग भी होता है, आयत भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, ठीक है। तो अभी इन दोनों प्रॉपर्टी से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया कि पैरेललोग्राम क्या होता है। दूसरा कुछ बताइए, क्या है, कमेंट है क्या, लाई। डायगोनल्स डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, फिर अच्छा उसमें लिखा भी है, आप पढ़ के भी बोल सकते हैं। 90 डिग्री पर नहीं काटते, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जरा कमेंट देख लूं। रिपीट सर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम अभी पढ़ाया ही नहीं, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा पैरेललोग्राम। पहले ये रट लीजिए, केवल यहां पर रट लीजिए, आगे अभी बैठ जाइए, आगे पैरेललोग्राम पढ़ाऊंगा तो क्लियर होगा। समझिए ध्यान से, यहां पर ये तो हमने प्रूव कर दिया, हमको बाद में प्रूव करना चाहिए था, अभी रटवा देना चाहिए था। क्या रटना है इसमें, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज की रचना होती है। यानी कि अगर क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, यहां फॉर्म हुआ है। एक लास्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी सुन लीजिएगा। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे समझिए इस चीज को, क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसका कोणर्धक खींच रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर, कोणर्धक खींच रहे हैं, तो इस तरीके से अगर कोई आकृति बन रही है, कोणर्धक इस तरीके से काटते हुए निकल रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है एक पॉइंट से चले जाएं, हो सकता है इस तरह से चले जाएं, हो सकता है ऐसे चले जाएं इसके कोणर्धक, ये भी हो सकता है, समझिएगा बात को। लेकिन अगर इस तरीके से जा रहे हैं इसके एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोणर्धक, समझिएगा। ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये 30-30 होगा, ये अगर 80 डिग्री का है तो ये 40-40 होगा, ये 60 ले लिया, ये 80 ले लिया। ये अगर 100 डिग्री का एंगल है तो ये 50-50 होगा, ये अगर 120 डिग्री का एंगल है तो ये 60-60 होगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये अगर आपने खींच लिया, ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये आकृति बन रही है, इस तरीके की आकृति बन रही है, तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना PQRS। तो PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। अगर ऐसा बने तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा बनेगा, हो सकता है क्वाड्रिलेटरल में आपके जो कोणर्धक हैं एक दूसरे को इस तरह से काटते हुए निकल जा रहे हैं, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, एक बिंदु पर मिल रहे हैं, इस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। तो अगर इस तरीके से मिले तो यह हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब बच्चों को यह नहीं पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो इसके लिए मैं बता दूं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वो मैं वृत्त में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए। कोई भी चतुर्भुज आपके सामने दिया गया है ABCD, अगर आमने सामने कोणों का योग 180 हो गया तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है।
आमने सामने के कोणों का योग अगर 180 हो गया तो ये कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, साइक्लिक। और जब कोई चतुर्भुज साइक्लिक हो जाता है तो इसके शीर्षों से होकर क्या होता है? एक वृत्त चला जाता है। अगर ले जाना चाहे तो जाएगा, शीर्षों से होकर एक वृत्त चला जाता है। समझ में आया? क्लियर है सारे बच्चों को? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो गया, चक्रीय हो गया, चक्रीय होगा कब? जब उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा तब। आया समझ में? 180 होगा तब। तो ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। साइक्लिक है तो इसके शीर्षों यानी कि वर्टिसेस से सर्कल पास हो जाएगा, वृत्त गुजर जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? सुनिएगा ध्यान से। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एंगल बाइसेक्टर इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से मीट कर रहा है, तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? साइक्लिक होगा, चक्रीय होगा। देख भी सकते हैं, प्रूफ भी हो रहा है। हमने 60 120 लिया, 80 100 लिया, तो ये 60 60 में बटेगा, 40 40 में बटेगा, 30 30 में बटेगा, 50 50 में बटेगा। तो 60 40 100 बेटा ये हो गया, तो ये 80 आएगा। ये 50 और 30 80 हो गया, तो ये 100 आएगा। केवल आमने सामने के दो कोणों का योग भी 180 दिखा दिया ना, तो अपने आप ये चक्रीय कहलाएगा। केवल दो कोणों का योग आमने सामने का, अगर आपने केवल 180 दिखा दिया तो अगले दोनों आमने सामने के कोणों का योग अपने आप 180 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर इन दो का योग 180 आ गया तो इन दो का भी योग अपने आप 180 आना है, तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या इन दो का योग आमने सामने के कोणों का योग आया 180? कैसे आ रहा है? ये 40 है, ये 60 है, तो इधर का कोण त्रिभुज का P और ये ABCD, PAB में ये एंगल P कितना आएगा? 80 डिग्री आएगा कि नहीं? बता दीजिए। आ रहा है? कैसे आ रहा है? 40 60 100, तो ये 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 100 हो रहा है, तो ये 80 आ जाएगा। क्लियर है? ये 80, उसी तरह से ये 30 और 50 80, तो इधर का एंगल R जो आएगा वो 100 आ जाएगा। तो 100 80 180 हो गया। तो किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 है तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। सर्कल में इसकी लास्ट में चर्चा होती है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है। अभी से ही देख लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है। हर एक बच्चे को पता चल गया कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? क्लियर हो गया ना ये चीज? चलिए, ये पहले से भी चक्रीय था। ABCD भी क्या था? चक्रीय था। ये आपका 120 और 60 ऐसे ही 180 हो रहा है, तो ये पहले से ही ABCD भी चक्रीय था, लेकिन इसके कोणों के अर्धक जहां मिले हैं तो वहां भी क्या बना है? चक्रीय चतुर्भुज ही बना है। समझ में आया बच्चों? क्लियर है कि नहीं ये चीज? तो चारों पॉइंट क्लियर हो गया। क्या क्या पॉइंट था हम लोग आइए साथ में दोहराते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री और बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज की भुजाओं के, हिंदी में गलत लिखा हुआ है वहां सही कर लीजिएगा, भुजाओं वाली बात नहीं लिखी गई है। चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक समांतर चतुर्भुज की रचना होती है। मिट गया क्या? ये देख लीजिए, PQRS एक पैरेललोग्राम है। ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? अगर इसके कोण अर्धक कहीं इस तरीके से मिल रहे हैं और एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं, हमेशा नहीं करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर रहे हैं तो यह हमेशा जो चतुर्भुज बनेगा अंदर में वो क्या होगा? चक्रीय होगा। क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। हो गया ये पॉइंट क्लियर? कोई डाउट इसमें? विकर्ण किसको कहते हैं? डायगोनल। हाँ, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। एग्जैक्टली ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने पूछ लिया विकर्ण क्या होता है, आप उसी तरह बकरी की तरह में मियाने लगे तो कूट देंगे वही हम आपको। ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी मैं पूछूंगा अंतः केंद्र परिकेंद्र ये सब क्या होता है, सब मैं पूछूंगा। नहीं बता पाएंगे तो फिर आप सोचिएगा आपकी स्थिति में क्या करने वाला हूं। समझ में आया? यहाँ आप आए हैं तो अब फंस गए, ठीक है, अब फंस गए, अब निकल नहीं पाएंगे आप लोग, अब पढ़ के ही जाना पड़ेगा सही से। चलिए देखिए, ये भी कहानी खत्म। अब अगला पॉइंट हमारे ख्याल से आयत होगा। आयत है ना? हाँ, देखिए आयत पे आते हैं। एक एक चीज ईमानदारी से समझिए, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एग्जाम में कई बार आया है कि अगर किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से चक्रीय चतुर्भुज क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज बनेगा। ध्यान दीजिएगा। अब आइए आयत, रेक्टेंगल, देखिए इसके पॉइंट्स मैं पढ़ दूं एक बार, क्रम से क्या क्या लिखवाया गया है देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले वो शीट देखें अपनी, टेलीग्राम वाली पड़ी हुई है उसमें, इसमें से नहीं देखिएगा, टेलीग्राम की शीट देखिएगा, वो बाइलिंगुअल है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर नहीं लगी होती हैं, नहीं लगी होती। अच्छा, समांतर चतुर्भुज कहां से आ गया मैं? आयत, सॉरी, मैं समांतर चतुर्भुज पढ़ने लगा था। आयत पे आइए बच्चों। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। आयत की भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर लगी हुई होती हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में नहीं बांटते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। विकर्ण के काटने से चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है तथा आमने सामने के त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज रोम्बस का निर्माण होता है। आयत के शीर्ष कोण अर्धक जहां मिलते हैं वहां वर्ग का निर्माण होता है। चलिए ध्यान से देखिए, सारी चीजें आयत में समझिएगा। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ध्यान से देखिए, इसी कारण से आयत को पैरेललोग्राम भी कहा जा सकता है। आया समझ में? आयत को क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष प्रॉपर्टी के कारण आयत को आयत ही कहेंगे। लेकिन अगर कह दे कि क्या ये एक पैरेललोग्राम है, हाँ ये एक पैरेललोग्राम का भी रूप है। आया समझ में? ये एक पैरेललोग्राम का भी रूप है। लेकिन चूंकि कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं इसलिए डिफरेंशिएट करके नाम रख दिया गया है अलग अलग। आयत, वर्ग, कुछ कुछ प्रॉपर्टी सब में अलग अलग है। आया समझ में? लेकिन ये आयत की प्रॉपर्टी को क्या करेगा? फॉलो करेगा। आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर है। ध्यान से देखिएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब चलिए पहले हम क्लियर कट यही समझा दें, फिर बाद में मिक्स करेंगे। समझ में आया? बाद में मिक्सिंग की जाएगी कि क्या वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्या आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्या हम समलंब चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ये मिक्सिंग की जो बात होगी वो बाद में होगी। पहले अलग अलग हम एग्जैक्टली इसको दिमाग में भर लें कि ये है क्या। आयत, आयत क्या होता है? इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ध्यान से देखिए, ये इसके बराबर हो गया और पैरेलल हो गया, ये इसके बराबर हो गया और ये पैरेलल हो गया। आयत की भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी हुई रहती हैं। ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री के कोण पर ये जुड़ी हुई रहेंगी। समझ में आ गया? ये क्लियर है? ये इसका डायगोनल कहलाएगा विकर्ण। ये इसके दो विकर्ण होंगे, ये डायगोनल कहलाएगा। विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन विकर्ण यानी कि डायगोनल कहलाएगी। विकर्ण इसके बराबर होते हैं, ये बड़ा मुख्य बिंदु है, याद रखिएगा। विकर्ण इसके बराबर होते हैं। और मुख्य बिंदु क्या है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर का विकर्ण है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का विकर्ण होगा। और जब ये एक दूसरे को काटेंगे तो ये बराबर ये बराबर ये, मतलब कुल मिला के चारों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। सिंबल इसलिए सेम रखेंगे हम सबका, ठीक है। ये चारों के चारों क्या हो गए? बराबर हो गए। ये मुख्य बिंदु है। मुख्य बिंदु क्या है? इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। और चूंकि ये दोनों बराबर हैं आपस में, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो ये चारों टुकड़े भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक खास बात और, बच्चों से गलती हो सकती है यहां पर, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते बेटा, नहीं काटते। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते, विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। और अगला विशेष बात क्या है?
विकर्ण शीर्ष कोण को भी दो बराबर भाग में नहीं बांटते। शीर्ष कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये 45-45 में बच्चे नहीं बंटता। ये मुख्य बात है, बच्चे यहां बांटने लगते हैं इस चीज को, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन एकदम दूर रखिएगा। खांसी आ रही इसका मतलब कोरोना नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये 45 और ये आपका 45 कभी नहीं हो सकता। अगर ये आपका 30 है तो ये क्या होगा? 60। हर एक बच्चा देखे, ये हो सकता है ऐसा, ये हो सकता है ऐसा, कभी नहीं हो सकता। ये 45 तो ये 45 नहीं हो सकता, ये 45 तो ये 45 हो ही नहीं सकता। कभी भी ये विकर्ण इसको दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा, कभी नहीं बांटेगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? गलती से भी बराबर मत बांट दीजिएगा। इतनी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। क्या क्या मैंने बोला? ये तो सबको पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ये भी सबको पता रहता है कि भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी हुई रहती हैं या लगी हुई होती हैं, और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये भी जनरली लोगों को पता रहता है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते। अब क्लियर हो लीजिएगा, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते। बच्चों को इसमें भी डाउट हो जाता है। कई सारे बच्चे मैं देखता हूं 45 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बराबर भागों में नहीं बंटता। विकर्ण शीर्ष कोणों को बराबर भाग में नहीं बांटते। क्लियर है? अब देखिएगा, विकर्णों के काटने से 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होगी। अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है, तो A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, चारों के एरिया क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन चारों सर्वांगसम नहीं होंगे। चारों के एरिया बराबर होंगे लेकिन चारों सर्वांगसम नहीं होंगे, आमने सामने वाले सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम कौन होंगे? आमने सामने वाले बच्चे सर्वांगसम होंगे। ध्यान रखिएगा, आमने सामने वाले सर्वांगसम है। क्लियर है सारे बच्चों को? ये इसके सर्वांगसम, ये इसके सर्वांगसम। कोई डाउट? क्लियर है सारे बच्चों को? तो ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा समझे। अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, साफ दिखाई दे रहा है ये इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया? माध्यिका हो गया। माध्यिका हुआ कि नहीं? बता दीजिएगा। माध्यिका का काम क्या है? नोट कराया था मैंने, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटना। मीडियन का ये काम होता है। तो क्या A1 बराबर A2 हो जाएगा? अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमने एक चीज और बताया था कि जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? A3 भी हो जाएगा। बता दीजिए, A1 बराबर क्या हो जाएगा? A3 भी हो जाएगा। नहीं होगा? A1 बराबर A3 जब ये दोनों सर्वांगसम होगा। अब देखिए, A3 बराबर बेटा A4 भी हो जाएगा। क्यों? फिर से ये ट्रायंगल हो गया और ये भुजा बराबर, तो ये माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटता है, तो आपका A3 बराबर क्या हो जाएगा? A4 भी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि A4 बराबर क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी सर्वांगसम है। ये दोनों भी क्या है? सर्वांगसम है। आमने सामने वाले सर्वांगसम होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो साफ यहां से जब सबका एक ही सिंगल निष्कर्ष निकालेंगे तो A1 बराबर A2 बराबर A4 बराबर A3 हो गया। तो चारों के चारों क्या हो गए? बराबर। इस तरह से आप प्रूव करके दिखा भी सकते हैं एरिया सबके बराबर होंगे। आया समझ में? एरिया सबके क्या होने हैं? बराबर। ये मत कहने लगिएगा सर एरिया बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। एकदम गलत बात है। एरिया बराबर होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, समझिए बात को। हाँ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से एरिया अवश्य बराबर होता है। ये दोनों अलग अलग शेप के फिगर हैं। ये दोनों ट्रायंगल का शेप क्या है? अलग अलग है। ध्यान से देखिएगा, शेप अलग अलग है, जबकि शेप साइज दोनों सेम होना चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल। अभी मैं प्रूव भी करूंगा कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, केवल ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट। अभी इस पे आऊंगा मैं, कॉन्ग्रुएंसी पे। अभी तो ये समझ में आ गया ना कि चारों के एरिया कैसे इक्वल हुए हैं। ये बात क्लियर हुई है? दोबारा से देख लीजिए एक बार। हमने एक स्टेटमेंट दिया है कि चारों के एरिया क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? ध्यान से देखिएगा। ये चूंकि आपकी एक आपका विकर्ण है, एक विकर्ण ये है। विकर्ण दोनों बराबर होंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं,
तो ये इससे क्या हो जाएगा बराबर। तो अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, तो इसमें इसका एरिया क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये माध्यिका का काम कर जाएगी। माध्यिका ही तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये सामने वाली जो भुजा है इस ट्रायंगल की दो भाग में बटी है कि नहीं, इस रेखा से बटी है। तो ये माध्यिका हो गई, इसमें मीडियन हो गई। तो इसका एरिया बराबर, मान लिया ये A1 है तो ये A2 है। A1 बराबर क्या हो गया A2। अभी एक स्टेटमेंट और मैंने बताया है कि आमने सामने वाले त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। तो ये आपका त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, तो इसका एरिया बराबर, तो मान लिया इसका एरिया A3 है। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा A3। अब सुनिएगा ध्यान से, फिर से हम आ जाए उसी त्रिभुज और त्रिभुज की माध्यिका वाले प्रॉपर्टी पे। त्रिभुज और त्रिभुज की माध्यिका की बात करेंगे तो ये आपका एक ट्रायंगल होगा, इसमें ये मीडियन हो जाएगा कि नहीं, सामने वाली भुजा दो बराबर भाग में बट रही है, ये मीडियन हो रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। इसको A4 बोल दिया तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 भी हो जाएगा। हो रहा है A3 बराबर A4, और A4 आपका किसके इक्वल होगा, A2 के, क्योंकि ये आमने सामने वाले ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सब तो बराबर हो ही गया ना, A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4। तो आप यहां से सिद्ध भी कर लिए हैं कि यहां पर चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जो विकर्णों के काटने से चार त्रिभुज बने हैं, उन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रूव हो गया। हर वो आकृति जिसमें, हर वो चतुर्भुज जिसमें भुजाएं आमने सामने वाली पैरेलल हैं, अगर उनके विकर्णों को जोड़ दिया जाए तो जो चार त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे ये बात आप वर्ग में कर लीजिए, चाहे ये बात आयत में कर लीजिए, चाहे समांतर चतुर्भुज में कर लीजिए, चाहे समचतुर्भुज में कर लीजिए। जहां भी आमने सामने वाली भुजाएं पैरेलल हैं तो विकर्णों के काटने से जो चार त्रिभुज बनते हैं उन चारों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी की बात तो अलग है, यहां पर चारों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आमने सामने वाले ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये हम दिखा देते हैं आपको कैसे। यस, बस खड़े हो जाइए। इस बच्चे को कोई डाउट है, इसके डाउट से भी आप लोगों के कई डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या है डाउट? हाँ, 45 पे नहीं काटता आप, ठीक है। देखिए ये एक त्रिभुज है, ये इसकी माध्यिका हो गई AD। हमने पीछे प्रूव किया था कि AD अगर माध्यिका है तो इसका एरिया A1 तो इसका एरिया A2, तो A1 बराबर A2 होगा। प्रूव किया था, थे क्लास में आप, उसमें इस एंगल की आवश्यकता हुई थी। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यही हाइट ऑफ द ट्रायंगल हो गया था। 1/2 B/H लगाकर हमने इसका एरिया और इसका एरिया दोनों के एरिया को सेम दिखाया था। याद आया? तो एंगल से कोई लेना देना यहां है ही नहीं। तो अब ये रेडीमेड रिजल्ट हो गया, बना बनाया रिजल्ट हमारे लिए हो गया कि माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो हम उसी को अप्लाई करेंगे बस। यहां हमको यहां प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, हम प्रूव पहले कर चुके हैं कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। क्लियर हुआ? एंगल का कोई रोल था? नो रोल। तो सीधे सीधे आपका ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। आ रहा है समझ में? चेक करना चाहे तो ये और ये भी बराबर हो जाएगा, इसको ले लेंगे तो, समझिए बात को। फिर ये बराबर हो जाएगा, फिर इसको ले लेंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा, बारी बारी। हाँ, माध्यिका वाला ये रूल अगर दिखाए तो उसके माध्यम से भी आपका A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 दिख जाएगा। अगर माध्यिका का ही केवल नियम दिखाएं तो, सर्वांग समता हटाकर भी बात करें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कहानी खत्म। समझ में आया? क्लियर सारे बच्चों को? अब हमारी बात जो होने वाली थी सर्वांग समता पे, कि आमने सामने वाले ही क्यों दो सर्वांग सम होते हैं। कितने लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि आमने सामने वाले ही सर्वांग सम क्यों है? हाथ उठाइए, आप प्रूव कर सकती हैं। आप लोगों में से कोई? आप लोग भी प्रूव कर सकते हैं। बच्चों में? हाँ ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया है। बच्चे आप लोग इतना पीछे कैसे हो गए? सर्वांग समता पढ़े हैं ना आप लोग? शीट सबको मिल गई कि नहीं थियरी वाली? अब किसी को थियरी वाली शीट नहीं बटने वाली है, कल जो भी आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, ये तुम यहां पर मोबाइल लेके बैठे हो, यूट्यूब के भी कमेंट कर दिया करो। गुस्सा तो तुम्हारे पे बहुत आया मुझे। गए थे क्वेश्चन काटने, वही रह गए, नाश्ता पानी लग रहा है करने लगे थे, दुष्ट कहीं के। मूड खराब हो जाता है बच्चों, पढ़ाने की इच्छा पूरी पूरी समाप्त हो जाती है।
मन ही नहीं करता फिर पढ़ाने का, फिर चीजें दिमाग में चलती ही नहीं कि हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं। पता चला बोल रहे हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देंगे। इन्हीं के कारण सब इस तरह की चीजें होती हैं। क्यों चले गए थे इतनी देर में, मतलब आए ही नहीं हो? मैंने भेजा था ना क्वेश्चन काट के लाओ, फिर ये तो गायब ही हो गए थे। यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं कि तेलियरगंज वाली क्लास चल रही है कि नहीं, तो उनको बताइए कमेंट करके आप कि 7 से केवल 9:30 चल रही है, 10 बजे वाला बैच वहां नहीं चलेगा। चलिए देखिए, तो बच्चों हम लोग किस पे थे? सर्वांग समता। अब गलत आप करेंगे तो सुनना ही पड़ेगा अनिल आपको। ये काम कई बार आपको बताया गया कि आपकी जिम्मेदारी है। चलिए देखिए, अब है आपका ये मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी। विकर्ण कहां काट रहे हैं? ऊपर। ये आपको नोन है कि ध्यान से देखिएगा, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? बराबर होगी, पता है आप, कंफर्म है। ये भुजा और ये भुजा पैरेलल भी होगी, तो ये कोण अगर अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आंतरिक एकांतर कोण के प्रॉपर्टी से अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ये बीटा तो ये भी बीटा हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, हुए कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? एंगल ध्यान से देखिए, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ही तो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। हमको ये पता था कि आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। पानी पी लूं जरा बच्चों। वो छोड़िए, ठीक ठीक है, ठीक है, वो तो बाद में हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इसको उठाएंगे तो भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये भुजा बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ट्रिपल एस भी लग गया, हो गया, ट्रिपल एस भी लग गया, सही है। इससे भी कर लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब अगर इसकी बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे, तो सीधे सीधे साफ दिखाई दे रहा है ये भुजा इस भुजा के बराबर है ही नहीं, है? ये भुजा इस भुजा के बराबर है ही नहीं। कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिखेगा कॉन्ग्रुएंसी का जिसपे ये दोनों सेट होते हो, कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिखेगा, ना ट्रिपल एस, ना साइड एंगल साइड, ना एंगल साइड एंगल, ना ही आरएचएस, और ना ही आपका कौन सा एंगल एंगल साइड, कोई नहीं दिखेगा। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? साइड साइड एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, बताया था मैंने, दिमाग में रखिएगा इसको। साइड साइड एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। दिख रहा है किसी क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट? नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आमने सामने वाले कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं, ये आमने सामने वाले कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी केवल आमने सामने में होगी और एरिया इक्वल चारों ट्रायंगल का होगा। मुख्य चीज है, दिमाग में रखिएगा आप। अब एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है इसमें, वो है इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है और इनके कोणार्धक जहां मिलते हैं वहां क्या बनता है। ये दो मुख्य प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आइए अब देखिएगा, आयत की भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को मिला देंगे, ये मिड पॉइंट हो गया, तो बच्चे क्या बनेगा? एक समचतुर्भुज, रोम्बस। क्या बनता है? समचतुर्भुज, रोम्बस बनता है। क्लियर है? तो क्या एक रोम्बस समांतर चतुर्भुज भी होता है? चर्चा होगी इस पर भी, लेकिन कल इस पर भी डिटेल में चर्चा होगी। क्या एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी कहलाएगा? 100% कहलाएगा, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं कहलाएगा। एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं कहलाएगा, लेकिन एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इस पर डिटेल चर्चा हम करेंगे, पहले ये सारी चीजें सिखा तो दें। आयत वर्ड क्लियर हो गया, आयत क्या है? आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है? समचतुर्भुज, रोम्बस बनता है। सब फिगर में लिखा भी गया है, जो बनाया गया है वहां पर। क्लियर है? एक चीज ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक, आप कहेंगे सर ये तो एक चतुर्भुज भी है, क्या आयत एक चतुर्भुज नहीं है? है। और सर आपने बताया था कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से
समांतर चतुर्भुज बनता है, आप यहाँ पर सम चतुर्भुज बनवा रहे हैं। किसी का प्रश्न ये हो सकता है, तो बहुत सही क्वेश्चन है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि यह सम चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन कुछ विशेष कारणों से इसका नाम अलग करके रखा गया है, सम चतुर्भुज रखा गया है। वही कारण हम आपको बताएंगे कि सम चतुर्भुज में क्या क्या कारण है कि इसका नाम सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा, एक सम चतुर्भुज बनेगा। क्लियर हो गया। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, वो क्या है सुन लीजिएगा। हाँ, इसके कोणार्धक, यानी कि ये 45-45 में बट रहा है, ये 45-45 में बट रहा है, ये 45-45 में बट रहा है, ये 45-45 में बट रहा है। तो बेटा इसके कोणार्धक पी क्यू आर एस है, बताएं आप, है? सॉरी, पी क्यू आर एस पे कोणार्धक मिले हैं। इसके जो भी कोणार्धक है कहां मिले हैं? पी क्यू आर एस पे मिले हैं। तो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर, यानी कि वर्ग। ये जो होगा ये क्या होगा? एक वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। समझ में आया? बच्चे कहेंगे सर आप बोले थे शायद चक्रीय चतुर्भुज बनता है, तो स्क्वायर भी एक चक्रीय, क्यों बच्ची हंस रही है? स्क्वायर भी एक आपका चक्रीय चतुर्भुज है। सब एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे पहले जान जाइए इसके बारे में एग्जैक्टली आयत क्या है। अभी वर्ग के बारे में जब जानेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा चक्रीय कैसे है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी इसको सेम टू सेम क्या करना है, आपको रटना है अभी फिलहाल। कल जब सबको मिलाएंगे हम, एक दूसरे से रिलेट कराएंगे, तो फिर सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आयत क्लियर हुआ क्या क्या है? मैं बैठ के एक बार रिवीजन करा दूं, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से, समय बचा है ना आगे के लिए। हाँ, वर्ग समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखिए, आयत एक चतुर्भुज है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जहां समद्विभाजित करेंगे वहां 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। आपको भी एग्जैक्टली इसी फ्लो में बताना पड़ेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं। 2-4-6 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी बता देंगे। तो आयत के विकर्ण जहां काटते हैं, जहां समद्विभाजन बिंदु होगा वहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। आयत के विकर्ण शीर्ष कोणों को, यानी कि जो 90-90 डिग्री का कोण बना है जहां पर, उसको बराबर भागों में नहीं बांटते हैं। फिर आयत के विकर्ण अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। और आमने सामने के त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। पर अब ये 2 पॉइंट आ गया। आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक सम चतुर्भुज की रचना, यानी कि रोम्बस की रचना होती है। और आयत के शीर्ष कोण अर्धक, यानी कि वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर, वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर, शीर्ष कोण अर्धक जहां मिलते हैं वहां पर वर्ग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वर्ग का। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली रट डालिए इसको। अभी फिलहाल 2-4 बार पढ़ेंगे, अपने आप दिमाग में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कल जब बताएंगे तो एक दूसरे से सबको रिलेट कर देंगे, जो जो एक बार फिर रिवीजन ले लेंगे और समझा देंगे, देखिए ये ऐसे था। अब हम किसकी बात करेंगे? वर्ग की, स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। जो भी बच्चे इंडिविजुअल रीजनिंग में एडमिशन लिए थे पहले, कौन कौन बच्चे लिए थे इंडिविजुअल रीजनिंग में एडमिशन? आप लोग रुकेंगे यहीं पर, 12:45 से आपकी इंडिविजुअल रीजनिंग की क्लास चलेगी आज से। ठीक है, जहां से छूटा था उसके आगे कंटिन्यू कराया जाएगा। चलिए, तो कहां तक पढ़ा था आप लोगों ने इंडिविजुअल रीजनिंग? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, याद नहीं है? अच्छा, बीच में छोड़ दिया। किसी को याद है लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था इंडिविजुअल रीजनिंग का? अच्छा, हो गया था, ठीक है, उसके आगे चलेगा। आइए चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे वर्ग की। और जो नए बच्चे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो भी डेमो के लिए बैठ सकते हैं। स्क्वायर, हर एक बच्चा ध्यान दे, वर्ग, स्क्वायर।
ए बी सी और ये डी, ये एक वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बड़ा आइडियल फिगर होता है। जैसे समबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों में आइडियल है, उसी तरह चतुर्भुज में आइडियल कौन है, स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, फोर साइड्स इक्वल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। विकर्ण इसके भी क्या होते हैं, आयत की तरह ही आपस में बराबर होते हैं, समझिएगा। विकर्ण इसके भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हर एक बच्चा ध्यान देगा। और विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर। आयत में ऐसा नहीं था, लेकिन वर्ग में ऐसा है। वर्ग के जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, क्लियर है। इसमें सब कुछ एकदम नॉर्मल कंडीशन में होता है। देखिएगा, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। विकर्ण आपस में बराबर और एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। जो इसका विकर्ण होता है शीर्ष कोण को भी दो बराबर भाग में बांटता है, 45 45 बटेगा। आयत में ऐसा नहीं होता, आयत के विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भाग में नहीं बांटते, लेकिन वर्ग के विकर्ण शीर्ष कोणों को दो बराबर भाग में बांटते हैं। फिर विकर्णों के काटने से चार सर्वांगसम त्रिभुजों की रचना होती है। यहां आमने सामने वाले सर्वांगसम नहीं है, यहां पर चारों सर्वांगसम है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर वर्ग में विकर्णों के काटने से जो चार बने हुए त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सर्वांगसम चारों के चार होंगे, आमने सामने वाले नहीं, सब सर्वांगसम होंगे। देख लीजिए, इसको दिखाना है, सबका साइड क्या है, इक्वल है, साफ दिख गया, ट्रिपल एस लग गया। आ रहा है समझ में, या कोई भी प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल लगा लीजिए, उससे भी ये हो जाएगा। कोण तो पता ही है ना, बराबर बराबर 45 45 हो जाएंगे, उससे भी दिखा देंगे। तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट, ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट, सब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट है तो हमको एरिया इक्वल बोलने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप अंडरस्टूड होता है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी देखिए, अगर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को बच्चे मिला दिया जाए, तो ये पी क्यू आर एस क्या होगा, वेरी गुड, स्क्वायर ही होगा, वर्ग ही होगा। क्या होगा, वर्ग ही होगा। अब देखिए, इसके कोण अर्धक जहां मिलेंगे बेटा, वहां तो पॉइंट ही होगा ना भाई, इसका विकर्ण ही इसका कोण अर्धक है, विकर्ण ही क्या है, कोण अर्धक है। और विकर्ण तो एक बिंदु पर ही हमेशा मिलेंगे, आ रहा है समझ में, एक बिंदु पर ही मिलेंगे। तो यहां पर ये शीर्ष कोण अर्धक वाली कोई इसमें फिगर फॉर्म नहीं होती, एक पॉइंट पर ही मिलते हैं। आयत के शीर्ष कोण अर्धक कहां मिले थे, अलग अलग जगहों पे मिले थे। उन बिंदुओं को मिलाने से आपका किसका निर्माण हुआ था, बताइए, वर्ग का। वहां पर एक वर्ग का निर्माण हुआ था, कोण अर्धक जहां मिले थे। लेकिन यहां के जो कोण अर्धक होंगे वो एक पॉइंट पर मिलेंगे, तो यहां किसी चतुर्भुज का कोई निर्माण नहीं होगा। इसमें केवल एक ये प्रॉपर्टी रहेगी कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक वर्ग का निर्माण होता है। क्लियर है सारे बच्चों को, आ गया समझ में। चलिए अब आ जाइए समांतर चतुर्भुज पे। यस बोलिए बोलिए। वर्ग का विकर्ण उसकी भुजाओं के बराबर नहीं हो सकता, वर्ग का विकर्ण वर्ग की भुजाओं के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी भी यहां 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, समझिए बात। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाला ही विकर्ण होगा। और विकर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, इन दोनों के बराबर कभी नहीं हो सकता। आया समझ में, ये 3 ये 4 सॉरी ये 2 ये 2, तो ये अंडर रूट सॉरी ये 2 रूट कितना हो गया, 2 रूट 2। क्लियर है सारे बच्चों को, ये 2 तो ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2। बराबर बराबर भुजा लीजिए ना, सही है। तो ये हो गया आपका, पाइथागोरस से निकालेंगे तो अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 का मतलब क्या हो गया 2 रूट 2। क्लियर है, समझ में आया, कभी बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है सारे बच्चों को। अब आइए, और किसी के मन में कोई डाउट पूछिए, पूछ ही लीजिए। समय इतना कम बचा है कि हमें समांतर चतुर्भुज कल फिर बताना पड़ेगा, इसलिए हम इन 4 मिनट में केवल आपसे पूछ लें, क्वेश्चन पूछें। चलिए अब आप बताइएगा, 1 मिनट तो हमें इंस्ट्रक्शन देने में लग जाएगा, 3 ही मिनट हम क्वेश्चन पूछ पाएंगे।
चलिए आप खड़े हो जाइए। हाँ आप ही खड़े हो जाइए। ठीक है, चलिए क्या नाम है आपका? हाँ, शैलेश। शैलेश, आप हमको ये बता दीजिए कि शीर्षलंब केंद्र क्या होता है? वेरी गुड, एक लाइन में बच्चे ने बताया, बहुत स्मार्ट आंसर दिया है, शीर्षलंबों का कटान बिंदु। अब बस स्मार्टनेस का परिचय दीजिए, इसकी इंग्लिश क्या होती है शीर्षलंब केंद्र की? ऑर्थो सेंटर। क्या बात है, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। शैलेश बैठ जाइए, गुड। अब आप हाँ बता दीजिए आप कि परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं के कोण से कहां हो गया? हर काफी कोरोना नहीं होती। चलिए क्या कह रहे हैं? नहीं बता पा रहे हैं, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा चलिए, हिंदी में कंफ्यूज हो रहा है, इंग्लिश में बता दीजिए। परिकेंद्र की इंग्लिश क्या होती है? अब बताइए परिकेंद्र की इंग्लिश बैठ के। सरकम सेंटर, सही है। सॉरी। अब आप बताइए परिकेंद्र। नहीं बता पाए हैं आप, पढ़िए उसको अच्छे से। परिकेंद्र कहाँ? परिकेंद्र में कोण कहाँ आता है भाई? आता है क्या कोण? हम तो नहीं पढ़ाए हैं आप लोगों को कोण वोड़ कुछ आता है? क्या आता है आप बताइए, खड़े हो जाइए आप। हाँ बोलिए, परिकेंद्र। वेरी गुड, देखिए स्मार्ट आंसर दिया बच्चा। भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बैठ जाइए। अभी तो पूछने के लिए बहुत कुछ हो गया हमारे पास। अभी देखिए लगातार हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, पूछने वाला काम बढ़ता जाएगा। अभी देखिए क्वाड्रिलेटरल में कितने पॉइंट थे जो पूछने वाले हैं। अब कल पूरा पढ़ा दूंगा तो परसों से इसको पूछना शुरू करूंगा। लेकिन आप केंद्र अभी नहीं क्लियर कर पाए तो ये सब कहां से क्लियर होगा? चलिए बताइए, बच्चों से पूछ लिया जाए। सैटरडे को मैंने पढ़ाया था। हाँ आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय। यस आप। हाँ क्यों? फर्स्ट डे है आपका तो YouTube पे क्लास पड़ी हुई है बेटा, उसको एक बार कवर कर लीजिए आप लोग। जो भी बच्चे नए हैं बैठ जाइए आप। जो भी बच्चे नए हैं या हमारे पुराने बच्चे हैं जो फर्स्ट डे आए हैं क्लास करने के लिए, YouTube पे ज्योमेट्री जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां क्लास स्टार्टिंग से पड़ी हुई है, उसको कवर कर लीजिए। और आज आप लोग की क्लास रीजनिंग की आज क्लास लगी है। अच्छा पहले YouTube से पढ़ के आइए, कल मैं अलग से क्लास लगवाता हूं थियरी वाला फिर से। लेकिन पहले एक बार पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। शीट मिली है ना आपको? हर वो स्टूडेंट जो पुराना स्टूडेंट है मेरा या कोई नया स्टूडेंट आया हो, वो चीजों को कवर कर ले, तब जाके आगे सब समझ में आएगा। क्लियर हुआ है ना सब? चलिए बच्चों मिलते हैं अब हम लोग कल। सीरीज ही आगे चलेगा, पढ़ना चाहें तो वो भी यूट्यूब पे है। 2-4 दिन का ही वीडियो लेक्चर है, उसको देख सकते हैं आप। क्लास की ही रिकॉर्डिंग है। चूंकि अब देखिए, अब आप लोग लेट आए हैं तो हम क्या करें? उसमें सुविधा तो दे रहे हैं ना कि पीछे की जो छोटी चीजें हैं वो कवर करवा दी जाएंगी। एक बार थियरी पढ़ लीजिए वहां से, फिर हम अलग से भी क्लास में चलवा के समझा देंगे, हो जाएगा। चलिए बच्चियां जाइए। क्या है? लड्डू मिलेगा बच्चों। अभी आज अनिल को लड्डू दे दूं? अनिल को लड्डू देना जरूरी है कि नहीं? हाँ बताइए।